बच्चों, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के 2 फेसेस हमने पढ़ लिए थे, बायोमेटलिज्म स्टैंडर्ड एंड गोल्ड स्टैंडर्ड। आज हम पढ़ेंगे इंटरवॉर पीरियड एंड ब्रेटन वुड्स सिस्टम। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के शुरू होने से जो कंट्रीज थी उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड के जो रूल्स थे उनको फॉलो करना छोड़ दिया था और जो गोल्ड स्टैंडर्ड था वो कोलैप्स कर गया था। तो गोल्ड स्टैंडर्ड के बाद जो आया जो वो था इंटरवॉर पीरियड, जो चला 1915 से लेकर 1944 तक। तो इस दौरान क्या हुआ, जब वर्ल्ड वार फर्स्ट शुरू हुआ था तो जो गोल्ड का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट था वो होना बंद हो गया था, क्योंकि जिन कंट्रीज के पास गोल्ड था उन्होंने उस गोल्ड को होल्ड करना शुरू कर दिया था। तो इससे क्या हुआ, जब कंट्रीज ने गोल्ड को एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं किया तो इसी वजह से इस ड्यूरेशन को कहा जाता है डी ग्लोबलाइजेशन। जब गोल्ड का एक्सपोर्ट इंपोर्ट ही नहीं हो रहा था तभी इसको बोला गया डी ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें क्या हुआ, ड्यू टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1914, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो 1914 में शुरू हुआ था, इसमें क्या हुआ था, जो गोल्ड स्टैंडर्ड था वो क्या हो गया था, कोलैप्स हो गया था। और जो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी एंड मैनी अदर कंट्रीज ने क्या किया था, गोल्ड के एक्सपोर्ट पर जो था एम्बार्गोस लगा दिए थे। तो इससे क्या हुआ, जैसे वर्ल्ड वार फर्स्ट शुरू हुआ उससे क्या हुआ, एक तो इंटरनेशनल जो ट्रेड थी वो रिड्यूस हो गई और कंट्रीज ने क्या किया, जो वॉर रिलेटेड जो एक्सपेंसेस थे उनको मीट करने के लिए उन कंट्रीज के पास जितना गोल्ड रिजर्व था उस गोल्ड रिजर्व से ज़्यादा जो करेंसी थी उसको प्रिंट करना शुरू कर दिया था। इसी दौरान क्या हुआ, जो यूएस ने क्या किया, ब्रिटेन को रिप्लेस कर दिया। ब्रिटेन के पास जो थी पहले अच्छी जो थी फाइनेंशियल पावर थी, तो इसके बाद ड्यूरिंग वर्ल्ड वार क्या हुआ, यूएस ने ब्रिटेन को रिप्लेस कर दिया। ब्रिटेन की जगह पर यूएस आ गया और सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड की जो फाइनेंशियल पावर थी वो किसके पास आ गई, यूएस के पास आ गई। तो फिर जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार जो था ख़त्म हुआ उसके बाद यूएस ने जो था गोल्ड स्टैंडर्ड को पर आना चाहा 1919 में। तो इस टाइम पर क्या था, आफ्टर फर्स्ट वार जो था कंट्रीज़ की काफ़ी जो इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल कंडीशंस थी वो चेंज हो चुकी थी। तो कंट्रीज़ जो थी वो गोल्ड स्टैंडर्ड के जो रूल्स थी उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं कर पाई। तो ड्यूरिंग इंटर वॉर पीरियड क्या हुआ भी, कोई जो कोई भी जो मॉनेटरी सिस्टम था वो था ही नहीं, सिर्फ एक गोल्ड ही था जो एक लिमिट तक कंट्रीज़ के द्वारा इस पीरियड के दौरान जो था एज ए मीडियम ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट यूज़ किया जाता था। तो इंटर वॉर पीरियड में कोई भी मॉनेटरी सिस्टम नहीं रहा, सिर्फ एक गोल्ड ही था जो एक लिमिट तक यूज़ किया जाता था। तो इंटर वॉर पीरियड के बाद जो आया नेक्स्ट जो फेज आया इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम का वो था ब्रेटन वुड्स सिस्टम। तो ब्रेटन वुड्स सिस्टम चला 1945 से लेकर 1972 तक। तो देखो, जब आफ्टर वर्ल्ड वॉर यूएस एंड यूके बीकेन डिस्कशन टू रीबिल्ड द वर्ल्ड इकोनॉमी। जब दोनों वर्ल्ड वार जो था ख़त्म हो गए तो उसके बाद जो वर्ल्ड की जो इकोनॉमीज थी वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। तो यूएस एंड यूके और कंट्रीज़ ने क्या डिसाइड किया भी, अब एक ऐसी इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम होना चाहिए और जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उसको रीबिल्ड किया जाना चाहिए, क्योंकि जो कंट्रीज़ थी वो पूरी तरह से वर्ल्ड वार की वजह से जो थी डैमेज हो चुकी थी। तो इसके क्या था, अभी जो गोल था, द गोल वॉज टू क्रिएट न्यू मॉनेटरी सिस्टम विदाउट गोल्ड स्टैंडर्ड। तो उनका जो पर्पस था डिस्कशन का वो ये था भी एक ऐसा नया मॉनेटरी सिस्टम होना चाहिए, वो मॉनेटरी सिस्टम ऐसा हो जिसमें गोल्ड स्टैंडर्ड को यूज़ ना किया जा सके। तो इस एक नए मॉनेटरी सिस्टम के लिए एक जो कॉन्फ्रेंस थी, एक नए इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के लिए एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड की गई 1944 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ब्रेटन वुड्स न्यू हैम्पशायर में। तो वो नया मॉनेटरी सिस्टम लाना चाहते थे, तो एक कॉन्फ्रेंस की गई 1944 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। तो इस कॉन्फ्रेंस को जो अटेंड किया गया वो किसके द्वारा किया गया, 44 कंट्रीज़ के द्वारा। तो इसमें एक इंडिया भी शामिल था। तो इस कॉन्फ्रेंस को जो ऑफिशियली नाम दिया गया वो था यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। तो इंडिया को रिप्रेजेंट किया इस कॉन्फ्रेंस में सर CD देशमुख, गवर्नर ऑफ RBI। तो इस कॉन्फ्रेंस में जो डिसीजन लिया गया वो ये था भी
3 इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो क्रिएट किए जाएंगे। वो 3 इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से थे? IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो IMF का जो मेन पर्पस था वो था एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को लेकर आना, और IBRD इसको वर्ल्ड बैंक भी कहा जाता है। इसका जो मेन पर्पस था वो था कंट्रीज़ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। जो कंट्रीज़ जो है अंडर डेवलप्ड हैं या फिर जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या फिर वो कंट्रीज़ जो मतलब वॉर की वजह से मतलब डैमेज हो चुकी हैं, उनका फर्दर रिकंस्ट्रक्शन करना ताकि उन कंट्रीज़ का जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा सके। और गेट का जो मेन पर्पस था वो क्या था? मतलब फ्री ट्रेड को प्रमोट करना। तो गेट को जो था 1995 में WTO के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। तो इस तरह से इस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया भी 3 इंस्टीट्यूशंस जो हैं क्रिएट किए जाएंगे। वो कौन कौन से थे? IMF, वर्ल्ड बैंक एंड गेट। इसी के साथ साथ एक मतलब फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को अडॉप्ट करने की बात की गई थी। वो जो सिस्टम था वो कौन सा सिस्टम था? डॉलर बेस्ड फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। भी मतलब जो एक्सचेंज रेट सिस्टम अडॉप्ट किया जाएगा कंट्रीज के द्वारा वो कौन सा होगा? डॉलर बेस्ड फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसके बाद है इन कंट्रीज ने क्या डिसाइड किया? पेपर करेंसी वॉज द लीगल टेंडर ऑफ 44 मेंबर कंट्रीज। जिन 44 मेंबर कंट्रीज ने ब्रिटेन वुड्स अमेरिका में पार्टिसिपेट किया कॉन्फ्रेंस में, तो वो सारी मेंबर कंट्रीज क्या किस पर होंगी? पेपर करेंसी पर होंगी। उन 44 मेंबर कंट्रीज की जो करेंसी कौन सी होगी? पेपर करेंसी होगी। द US डॉलर वुड बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। इट वॉज डिसाइडेड दैट, ये क्या कहता है? सिर्फ जो US डॉलर है, सिर्फ US की जो करेंसी है डॉलर, वो किसकी टर्म्स में मतलब डिफाइंड होगी? इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। मतलब जो US डॉलर की जो US की जो करेंसी है डॉलर, सिर्फ उस करेंसी को गोल्ड की टर्म्स में डिफाइन किया जाएगा। और ये कहा गया भी जो US की जो डॉलर करेंसी है उसके $35 जो होंगे वो किसके बराबर होंगे? 1 आउंस ऑफ गोल्ड के बराबर। मतलब US के जो $35 हैं वो बराबर होंगे 1 आउंस ऑफ गोल्ड। मतलब अगर 1 आउंस ऑफ गोल्ड है तो इसका मतलब क्या है? वो किसके बराबर है? $35 के। तो ये क्या कहते हैं? ओनली द US वुड होल्ड द गोल्ड एज रिजर्व। सिर्फ जो है US जो कंट्री है वही गोल्ड का रिजर्व रखेगी। US सेंट्रल बैंक कोड द इशू ओनली एज मैनी डॉलर्स एज द गोल्ड रिजर्व्स अवेलेबल विद इट। जितना गोल्ड रिजर्व US के पास होगा, US जो कंट्री है वो उतनी ही जो डॉलर है मतलब इशू कर पाएगी जितना गोल्ड का रिजर्व उस US के पास होगा। तो जो इस जो ब्रिटेन वुड्स सिस्टम में जो मतलब स्टैंडर्ड जो फॉलो किया गया वो था गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड। तो हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड में, जिसमें थर्ड पार्ट था गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड, जिसमें क्या था? गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड का मतलब है भी जो मेंबर कंट्रीज हैं वो उनकी जो करेंसी की वैल्यू है वो गोल्ड से इनडायरेक्टली लिंक है। तो इसमें क्या हुआ? जो US था उसकी जो करेंसी थी डॉलर वो तो डायरेक्टली लिंक थी किससे? गोल्ड से। और रिमेनिंग जो 43 कंट्रीज थी US को छोड़कर, उन 43 कंट्रीज की जो करेंसी थी वो किससे लिंक थी? डॉलर से। भी रिमेनिंग जो 43 कंट्रीज हैं वो अपनी करेंसी की वैल्यू किसके मुकाबले डिसाइड करेंगी? डॉलर के मुकाबले। भी मतलब जो एक्सचेंज रेट डिसाइड करेंगी रिमेनिंग 43 कंट्रीज वो डॉलर के मुकाबले डिसाइड करेंगी। द मार्केट वैल्यू ऑफ करेंसी वॉज परमिटेड टू फ्लैक्चुएट विद इन +1% और -1% ऑफ पार वैल्यू। भी रिमेनिंग 43 कंट्रीज के द्वारा जो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन किया जाएगा डॉलर के मुकाबले, अगर वो कंट्री उस एक्सचेंज रेट को फ्लैक्चुएट करना चाहती हैं तो वो 1% कम कर सकती हैं, 1% ज़्यादा कर सकती हैं, इससे ज़्यादा वो फ्लैक्चुएट नहीं कर सकती। तो कहने का मतलब हुआ भी जो 44 मेंबर कंट्रीज थी उनमें से जो US था उसकी करेंसी किससे लिंक थी? गोल्ड से लिंक थी। और जो रिमेनिंग 43 कंट्रीज थी उनकी करेंसी किससे लिंक थी? डॉलर से लिंक थी। मतलब US की जो करेंसी है डॉलर उससे। इसके बाद क्या हुआ? इन 1970 गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड कोलैप्स ड्यू टू टिफन पैराडॉक्स। अब क्या हुआ? ये डिसाइड कर दिया गया भी मतलब US का जो डॉलर है वो किसके बराबर होगा? मतलब
35 जो डॉलर हैं वो किसके बराबर होंगे, 1 आउंस ऑफ गोल्ड के। तो अब जो रिमेनिंग 43 कंट्रीज हैं उनके पास तो डॉलर का रिजर्व है ही नहीं, वो मतलब कैसे इंटरनेशनल ट्रेड करेंगी और किससे कैसे जो है इंटरनेशनल पेमेंट करेंगी। तो उस टाइम पर ये कहा गया भी मतलब रिमेनिंग 43 कंट्रीज हैं वो क्या करेंगी, मतलब अमेरिका को, यूएस को एक्सपोर्ट करेंगी। मतलब यूएस उन रिमेनिंग 43 कंट्रीज से इंपोर्ट करेगा और जो इंपोर्ट की पेमेंट की जाएगी वो यूएस के द्वारा डॉलर में की जाएगी। तो इस तरह से उन 43 कंट्रीज के पास क्या आ जाएगा, डॉलर आ जाएगा और वो डॉलर का जो है रिजर्व क्रिएट करेंगी और इस तरह से जो वो है इंटरनेशनल ट्रेड करेंगी। तो इससे क्या हुआ, जब 43 कंट्रीज ने यूएस को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया तो जो यूएस का जो इंपोर्ट था वो बढ़ गया। इंपोर्ट जब यूएस का बढ़ेगा और यूएस के जो एक्सपोर्ट हैं वो कम होंगे तो क्या हुआ, जो यूएस का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो डेफिसिट चला गया। मतलब यूएस के जो इंपोर्ट्स थे वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो गए। तो इस वजह से अब यूएस को मतलब कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि उसका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो डेफिसिट चला गया। तो इसी कंडीशन को जो बोला जाता है ट्रिफन पैराडॉक्स। और इसी की वजह से क्या हुआ था, जो मतलब गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड था, जो मतलब ब्रेटन वुड जो सिस्टम था वो कोलैप्स कर गया। इसके बाद क्या किया, जैसे जैसे मतलब डॉलर की जो डिमांड थी वो इंक्रीज होती जा रही थी तो आईएमएफ ने क्या किया, एसडीआर क्रिएट किया डॉलर की जो डिमांड थी उसको रिड्यूस करने के लिए। तो एसडीआर में मतलब इनिशियली क्या किया कि 16 करेंसीज को शामिल किया गया। वो जो करेंसी थी वो कौन सी कंट्रीज की थी, उन कंट्रीज की जिनका जो शेयर था वर्ल्ड एक्सपोर्ट में मोर देन 1% था। उन कंट्रीज का जो करेंसी थी उनको मतलब एसडीआर में शामिल किया गया। इसके बाद क्या हुआ, इन 1981 जो एसडीआर था उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया और जो करेंसीज थी उसमें मतलब उनको रिड्यूस कर दिया गया, 16 से 5 करेंसीज पर आ गई। अब वो 5 करेंसीज कौन सी कंट्रीज की थी, वो थी यूएस की डॉलर करेंसी, जर्मन की मार्क, जापानीज की जेन एंड ब्रिटिश की पाउंड एंड फ्रेंच की फ्रैंक। तो 1981 में क्या हुआ, एसडीआर को रिकंस्ट्रक्ट कर दिया गया और सिर्फ जो था 5 कंट्रीज को शामिल किया गया। इसके बाद क्या हुआ, इन 1971 स्मिथसोनियन एग्रीमेंट साइंड बाय द 10 कंट्रीज। क्योंकि क्या हुआ था 1917 में जो था ब्रेटन वुड्स सिस्टम खत्म हो गया तो कंट्रीज ने क्या चाहा, दोबारा से जो था ब्रेटन वुड्स सिस्टम को लाना चाहा। तो इस पर्पस के लिए 1971 में स्मिथसोनियन एग्रीमेंट किया गया। वो जो एग्रीमेंट था वो 10 कंट्रीज के द्वारा साइन किया गया। उन्होंने क्या डिसाइड किया, इस एग्रीमेंट में भी जो गोल्ड का प्राइस है वो कितने के बराबर रखा जाएगा, $30 पर आउंस होगा। तो इस में क्या हुआ, जो मतलब ये जो एग्रीमेंट हुआ था ये मतलब ज़्यादा मतलब सक्सेसफुल नहीं हुआ, इनइफेक्टिव रहा। इसी वजह से जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम था उसको दोबारा नहीं लाया जा सका और जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम था वो कोलैप्स हो गया। तो हमारा आज का यही टॉपिक था, इंटरवॉर पीरियड एंड ब्रेटन वुड्स सिस्टम।